अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ का 8th लेक्चर है और इस लेक्चर का टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर भी चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी को ही आगे कंटिन्यू कर रहा है। पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए कैसे रेडी किया जाता है, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो स्टेप्स थे क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम, सेविंग अ सी प्रोग्राम, कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम, लिंकिंग अ सी प्रोग्राम, लोडिंग अ सी प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। एक सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए इन तमाम स्टेप्स को हमने एक सीक्वेंस में फॉलो करना होता था। इन तमाम स्टेप्स को हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था। इसके अलावा इनको हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देखा था टर्बो C++ पर। लास्ट लेक्चर के एंड में हमने इस फ्लो चार्ट को, जो आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है, इसको भी डिटेल में स्टडी किया था। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को बुक से अच्छी तरह से रिव्यू कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम से रिलेटेड है। आज हम देखेंगे कि एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं सी प्रोग्राम के। सी प्रोग्राम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मेन फंक्शन एंड प्रोग्राम बॉडी। तो स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जो है किसको कहते हैं और एक सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। The format of writing a C program is called its structure. तो स्टूडेंट्स, एक C प्रोग्राम लिखने के फॉर्मेट को कहा जाता है इसका स्ट्रक्चर। हम सीखेंगे कि एक C प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, एक C प्रोग्राम के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं और इन मेन पार्ट्स को प्रोग्राम में किस तरह से अरेंज किया जाता है। The basic structure of C program is very flexible and simple. एक C program का जो basic structure है वो बहुत ही flexible और simple है। Students, flexibility का यहाँ पर मतलब ये है कि C program का जो basic syntax है या basic structure है वो बहुत simple सा है, वो changes को adapt कर लेता है। उसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो चंद एक हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रामर अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकता है। और सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसी की वजह से सी लैंग्वेज की पावर की जो है वो ज़्यादा हो गई है। सी इज़ अ पावरफुल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। और एक पावरफुल लैंग्वेज होने का मतलब ये है कि सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेन पार्ट्स जो हैं वो सी प्रोग्राम के कौन कौन से हैं। सी प्रोग्राम के मेन पार्ट्स हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मेन फंक्शन एंड प्रोग्राम बॉडी। अब हम एक एक करके इन तमाम पार्ट्स को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक प्रोग्राम की एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, ये वही प्रोग्राम है जो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने टर्बो C पर कंपाइल और एग्जीक्यूट करके दिखाया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा प्रोग्राम है और ये जस्ट आउटपुट स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा। इस प्रोग्राम में सिर्फ एक सी की इंस्ट्रक्शन मौजूद है। इसी प्रोग्राम को देखते हुए हम सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं जो फर्स्ट लाइन है हैश इंक्लूड और एंगुलर ब्रैकेट्स में आगे लिखा हुआ है stdio.h, ये लाइन कहलाती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद जो सेकंड लाइन है जहां पर आपको वॉइड, मेन और 2 एम्प्टी पैरेंथेसिस नज़र आ रहे हैं, ये लाइन जो है ये मेन फंक्शन की बिगिनिंग लाइन है। इसके बाद जो आपको कर्ली ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं, स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट्स एंड एंडिंग कर्ली ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं ये प्रोग्राम बॉडी कहलाते हैं, या आप इसको मेन फंक्शन की भी बॉडी कह सकते हैं। अब मेन फंक्शन की बॉडी में प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एनक्लोज्ड होती हैं। इसके अलावा 2 मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जो मेन
फंक्शन की बॉडी है, इसमें जो स्टेटमेंट नज़र आ रही है printf वाली, इसके एंड पर हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें सेमीकोलन नज़र आ रहा है। ये सेमीकोलन जो है सी की हर स्टेटमेंट के एंड पर यूज़ होता है और इसे कहा जाता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसके अलावा ये जो ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रेसेस हैं, जिनके अंदर सी की स्टेटमेंट्स को एनक्लोज किया जाता है, इन कर्ली ब्रैकेट्स को कहा जाता है डेलीमीटर्स। ये इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर प्रोग्राम बॉडी को या मेन फंक्शन की बॉडी को। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये भी मेन फंक्शन का ही हिस्सा है। मेन फंक्शन में इंक्लूडेड है, एनक्लोज्ड है सी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम हर पार्ट को प्रोग्राम की डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट हमने प्रोग्राम का देखा है दैट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं? ये जो आपको इटैलिक में नज़र आ रही है लाइन, थोड़ी सी आप देख रहे हैं कि डायगोनल लिखी हुई है, ये प्री प्रोसेसर की मेन डेफिनेशन है। These are the instructions given to the compiler before the execution of actual program. तो स्टूडेंट्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंपाइलर को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले दी जाती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी कहा जाता है। Preprocessor directives are processed by a program known as preprocessor. Preprocessor directives को जो प्रोग्राम प्रोसेस करता है उस प्रोग्राम को कहा जाता है प्री प्रोसेसर, और ये प्रोग्राम जो है ये C++ कंपाइलर का ही एक हिस्सा है। ये प्रोग्राम करता क्या है, या अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ प्री प्रोसेसर, सो प्री प्रोसेसर is a program that processes preprocessor directives। और ये किस तरह प्रोसेस करता है उनको? It modifies C source program before compilation। कंपाइलेशन से पहले C प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है, उसमें ज़रूरी चेंजिंग्स करता है। तो स्टूडेंट्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंपाइलर को एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले दी जाती हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस करती क्या हैं? ये इंस्ट्रक्शंस सी के सोर्स कोड में कंपाइलेशन से पहले ज़रूरी चेंजिंग्स करती हैं। दिस डायरेक्टिव्स बिगिन विद हैश सिंबल। ये डायरेक्टिव्स हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं और उसके बाद इंक्लूड और डिफाइन का कीवर्ड आ जाता है। They are written at the start of the program। ये डायरेक्टिव्स प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में लिखी जाती हैं और इनके एंड पर सेमीकोलन नहीं होता। सी प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट के एंड पर सेमीकोलन होता है, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स नहीं हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ये कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इनके एंड पर सेमीकोलन नहीं होता। अब जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं इनकी दो मेन टाइप्स हैं हमारे पास, इंक्लूड प्री प्रोसेसर एंड डिफाइन प्री प्रोसेसर। तो पहले हम देख लेते हैं कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर जो है ये क्या करती है। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोग्राम में हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के लिए यूज होती है। अब स्टूडेंट्स, हेडर फाइल्स जो हैं ये लाइब्रेरी फंक्शंस का एक कलेक्शन होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या कोई भी ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हमने लैंग्वेज की रेडीमेड फैसिलिटीज़ को, रेडीमेड फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें प्रोग्राम में हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। इन हेडर फाइल्स में प्रोग्राम की जो या सी लैंग्वेज की जो रेडीमेड फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उनका कोड मौजूद होता है। अब यूज़र जो है जस्ट उन फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करता है, उन फंक्शनैलिटीज़ के लिए यूज़र को इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखनी पड़ती, कोड नहीं करना पड़ता। यही एक रीज़न है कि सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग ईजी है, क्योंकि ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स किस्म के टास्क हैं वो सी लैंग्वेज में ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल हैं। अब स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है इसको प्रोग्राम में लिखने का सिंटैक्स क्या है, मतलब किन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, पहले
सबसे हैश का सिंबल आ जाएगा, फिर इंक्लूड कीवर्ड लिखा जाएगा और फिर उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम हेडर फाइल का नाम लिख देंगे। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। ये देखें स्टूडेंट, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें हैश इंक्लूड और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है stdio.h। stdio.h स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड .h जो है वो इस फाइल की एक्सटेंशन है जो यहाँ पर ये बता रही है कि दिस इज अ हेडर फाइल। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देख लें स्टूडेंट्स, हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पर आप देखें एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है conio.h। तो conio स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट एंड आउटपुट और डॉट के बाद जो एक्सटेंशन है जो h है वो यही बता रहा है कि दिस इज ऑल्सो अ हेडर फाइल। अब स्टूडेंट्स, पिछली एग्जाम्पल में प्रोग्राम के हमने देखा था कि हम ये जो स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम में, इसमें हमने printf लिखा हुआ है। अब ये जो printf है ये क्या करता है, ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है और ये स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। अब यूज़र ने सिर्फ printf लिखा है और उसको बता दिया है कि हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर प्रिंट करना है। वो प्रिंट किस तरह होगा स्क्रीन पर, इसकी सारी जो फंक्शनैलिटी है वो गिवन है stdio.h में। printf एक लाइब्रेरी फंक्शन है। अब अगर हमने ये फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हमें stdio.h को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम printf को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर printf जो है, printf एक रेडीमेड फंक्शनैलिटी है लैंग्वेज की। Easy words में आप यही कह सकते हैं कि it is a ready-made functionality of the language and if you have to use this functionality in your program you have to include stdio.h header file in your program। इसी तरह स्टूडेंट्स conio.h में भी लाइब्रेरी फंक्शंस का एक कलेक्शन मौजूद है। अगर आपने उस कलेक्शन में से कोई सा भी लाइब्रेरी फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो आपने conio.h को प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना है। अगर आप नहीं करवाते तो फिर आप उसकी फंक्शनैलिटी यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की है दैट इज़ डिफाइन प्री प्रोसेसर। अब ये किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम डिफाइन डायरेक्टिव को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने प्रोग्राम में अपने कोई कांस्टेंट यूज़ करना है, कोई कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करनी है तो उसको हम डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर समझ तो आपको तभी आएगी जब हम इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल करेंगे। अभी इस चैप्टर में तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह फर्दर चैप्टर्स में इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल होगी तो आपको ये टोटली क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए हम इसका सिंटैक्स और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक प्रोग्राम में डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए कॉन्स्टेंट्स कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका सिंटैक्स इस तरह है, जिस तरह हमने लास्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को देखा है, ये भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश सिंबल से स्टार्ट होगा, उसके बाद डिफाइन का कीवर्ड आ जाएगा, फिर स्पेस के बाद हमने जो कांस्टेंट प्रोग्राम में यूज़ करना है उसका नेम लिखना है। आइडेंटिफायर हम किसी भी चीज़ के नेम को कहते हैं। फिर वो कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे हम जिसको हम प्रोग्राम में यूज़ करना चाह रहे हैं। अब एग्जाम्पल देखें जी स्टूडेंट्स, इसकी हैश डिफाइन पाई इज़ अ कांस्टेंट नेम और उसकी वैल्यू है 3.141593। इसके अलावा अगर हम एक कांस्टेंट डिफाइन करना चाह रहे हैं, खुद से हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, कांस्टेंट का नेम हमने रखा हुआ है a और कांस्टेंट की वैल्यू है 5.1234। अब स्टूडेंट्स, जब हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होंगे तो जहाँ कहीं पर भी हमने इस कांस्टेंट वैल्यू को यूज़ करना है, हम उस कांस्टेंट का नेम लिखेंगे। और ये डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करेगा, ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले जहाँ जहाँ पर भी प्रोग्राम में हमें कांस्टेंट का नेम नज़र आएगा, मतलब जहाँ पर भी प्रोग्राम में हमें पाई लिखा हुआ नज़र आएगा, उसको उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 3.141593 से
रिप्लेस कर देगा। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि प्रोग्राम में अगर हमने मल्टीपल जगह एक ही कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करनी है तो वो वैल्यू हमें बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। इस वैल्यू, अब ये देखें आप, काफ़ी लंबी वैल्यू है 3.141593। अगर हम मैनुअली इसको हर जगह टाइप करते रहेंगे तो बहुत से चांसेस होंगे कि कहीं गलती कर देते हैं हम, कहीं कोई डिजिट कम कर देते हैं, कहीं किसी डिजिट को किसी दूसरे डिजिट से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर हम पाई यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वैल्यू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए तो उसमें गलती के इम्कानात कम होंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एक सी प्रोग्राम का सेकंड जो पार्ट है हमारे पास, दैट इज़ मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन वो जगह होती है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इट इज़ द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। When the program is executed, the control enters the main function and starts executing its statement. जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल जो है वो सबसे पहले मेन फंक्शन में एंटर होता है और उसके बाद मेन फंक्शन की एक एक करके तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। ये स्टेटमेंट्स उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं जिस सीक्वेंस में इनको प्रोग्राम में लिखा जाता है। Each program must contain main function. If a program does not contain main function, it cannot be compiled, but it can be compiled but cannot be executed. अब हर प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है कि उसमें मेन फंक्शन हो, और स्टूडेंट्स प्रोग्राम में सिर्फ एक ही मेन फंक्शन हो सकता है। अगर प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो प्रोग्राम आपका कंपाइल तो हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम जो है उससे आपकी ऑब्जेक्ट फाइल तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट ही मेन फंक्शन से होती है। Any number of statements can be written in the body of the main function. The statements are enclosed in curly brackets or curly braces known as delimiters. अब आप मेन फंक्शन की बॉडी में जितनी चाहे मर्जी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, वहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने 2 स्टेटमेंट्स लिखनी है या 3 लिखनी है या 10 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आप नहीं लिख सकते। आप जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखना चाहें आप मेन फंक्शन की बॉडी में लिख सकते हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं ये कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड होती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होती हैं, और इन कर्ली ब्रैकेट्स को कहा जाता है डेलीमीटर्स। अब स्टूडेंट मेन फंक्शन का सिंटेक्स हम देख लेते हैं, हम ये वो रूल्स देख लेते हैं जिनको फॉलो करते हुए प्रोग्राम में मेन फंक्शन को लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख लें मेन फंक्शन का जो हेडर है, जो फर्स्ट लाइन है मेन फंक्शन की, इट स्टार्ट्स विद द कीवर्ड वॉइड। वॉइड कीवर्ड से स्टार्ट हो रही है ये लाइन, और ये वॉइड कीवर्ड हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि दिस फंक्शन रिटर्न्स नो वैल्यू। ये फंक्शन जो है ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। वॉइड के बाद जो है वो मेन का कीवर्ड आ रहा है, और मेन इस फंक्शन का नेम है। फंक्शन हम किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को या ब्लॉक ऑफ कोड को हम फंक्शन कहते हैं, और यहाँ पर फंक्शन का नेम है मेन फंक्शन। इसके बाद मेन के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर भी कीवर्ड है वॉइड, और ये ब्रैकेट्स के अंदर जो कीवर्ड वॉइड है ये यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि जब ये फंक्शन कॉल होता है इट डजंट एक्सेप्ट एनी वैल्यू, ये कोई वैल्यू नहीं लेता। ठीक है, अब ये जो मेन के बाद पैरेंथीसिस हैं ये हम इनके अंदर वॉइड कीवर्ड भी लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा जिस तरह हमने पहले देखा था कि एम्प्टी पैरेंथीसिस यूज़ हुए हैं उस तरह भी किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स जब हमने ये प्रोग्राम की एग्जांपल देखी थी तब हमने देखा था कि यहाँ पर वॉइड मेन में के बाद जो पैरेंथीसिस हैं ये एम्प्टी पैरेंथीसिस हैं। तो स्टूडेंट्स ये सिंटेक्स दोनों तरीके से ही करेक्ट है, हम एम्प्टी पैरेंथीसिस भी यूज़ कर सकते हैं और पैरेंथीसिस के अंदर कीवर्ड वॉइड भी लिखा जा सकता है। इसके बाद देखें जी स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट लाइन है इसकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और इसके बाद आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन के बाद ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है
बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन का मतलब ये है कि मेन फंक्शन में जितनी भी सी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हमने लिखनी है वो इस जगह पर आ जाएंगी, और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो है या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है ये लिमिटेड नहीं है, कितनी भी स्टेटमेंट्स जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखने के बाद हमने मेन फंक्शन की बॉडी को कर्ली ब्रेसेस से, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर देना है। ठीक है जी, और ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इनको हम डेलिमीटर्स भी कहते हैं। इसके बाद देखें जी, जो लास्ट पार्ट है हमारा, दैट आर सी स्टेटमेंट्स, जो प्रोग्राम बॉडी भी कहलाती है। कलेक्शन ऑफ सी स्टेटमेंट्स को ही हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम की बॉडी है। सी स्टेटमेंट्स जो हैं ये आप देखते हैं कि मेन फंक्शन या प्रोग्राम की बॉडी में लिखी जाती हैं। अब सी स्टेटमेंट होती क्या है जी? अ सी स्टेटमेंट इज an instruction for the computer to perform a task। सी लैंग्वेज की कोई भी स्टेटमेंट जो है वो कंप्यूटर के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि कंप्यूटर ने क्या टास्क परफॉर्म करना है। The statements of C program are written as the body of the main function। सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स जो हैं ये मेन फंक्शन की बॉडी में लिखी जाती हैं या मेन फंक्शन की बॉडी के तौर पर लिखी जाती हैं, और इनको एनक्लोज किया जाता है कर्ली ब्रैकेट्स में। कंप्यूटर परफॉर्म्स दीज इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन इन द सेम सीक्वेंस इन विच दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन। अब कंप्यूटर जो है वो एक एक करके इन इंस्ट्रक्शंस में जो टास्क कहा गया होता है वो परफॉर्म करता है, और इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को उसी सीक्वेंस में कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म करता है या एग्जीक्यूट करता है जिस सीक्वेंस में ये प्रोग्राम में लिखी गई होती हैं। मतलब यही कि जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, जो सेकंड पर आती है उसको सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूट किया जाता है। ईच स्टेटमेंट इन सी इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। सी प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट जो है उसके एंड पर सेमीकोलन आता है, और यही रीज़न है जिसकी वजह से हम सेमीकोलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। सेमीकोलन इज कॉल्ड द स्टेटमेंट टर्मिनेटर बिकॉज इट indicates the end of or termination of any C language statement। स्टूडेंट्स, कंपाइलर को जब तक सेमीकोलन नहीं मिलता स्टेटमेंट के एंड पर वो ये कंसिडर नहीं करता कि स्टेटमेंट जो है वो एंड हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। तो सेमीकोलन जो है हर स्टेटमेंट के एंड पर डालना लाजमी है। अगर हम नहीं लिखते सेमीकोलन एक स्टेटमेंट के एंड पर तो इट कॉजेज अ सिंटेक्स एरर। उसकी वजह से एक सिंटेक्स एरर आ जाता है क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को सही से फॉलो नहीं किया होता। इसके बाद स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसकी एक। स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में भी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम में हम देख सकते हैं कि जो तीनों पार्ट्स हमने अभी पढ़े हैं वो सारे के सारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर #include stdio.h, इट इज़ अ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। और कौन सा प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है? ये इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है एंड इट इज़ इंक्लूडिंग अ हेडर फाइल नेम्ड stdio.h इन द प्रोग्राम। उसके बाद हम देख सकते हैं ये सेकंड लाइन जो है ये मेन, यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ये मेन फंक्शन का हेडर है, वॉइड मेन, और उसके बाद एम्प्टी पैरेंथेसिस हैं। वॉइड का कीवर्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि दिस फंक्शन रिटर्न्स नो वैल्यू। ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। फंक्शन का नाम है मेन और फंक्शन जो है किसी भी किस्म की कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता जब ये फंक्शन कॉल होता है, और फंक्शन हैज़ नो पैरामीटर्स। इसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शन की मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है ओपनिंग करली ब्रेसेस के साथ, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि टोटल 2 स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम बॉडी में या मेन फंक्शन की बॉडी में। फिर उसके बाद जो हमारे पास मेन फंक्शन की बॉडी है वो क्लोजिंग ब्रेसेस के साथ क्लोज हो रही है। अब स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूशन जो है इट बिगिंस फ्रॉम द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। उसके बाद कंट्रोल जो है ये मेन फंक्शन की बॉडी में एंटर होगा और एक एक करके दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेगा जिस सीक्वेंस में ये स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में रिटन है। पहले पहली वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये स्टेटमेंट क्या कर रही है? हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, इसको स्क्रीन पर प्रिंट कर रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आउटपुट भी हमारे पास आ रहा है। जब ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी
तो आउटपुट स्क्रीन पर हेलो वर्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अब एक सिंबल देख रहे हैं \n, ये सिंबल्स किस लिए यूज़ होते हैं ये तो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा ये। लेकिन ये सिंबल यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये आउटपुट पर प्रिंट नहीं होता, बल्कि ये जस्ट आउटपुट में कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पर मूव करता है। जब ये सिंबल आएगा इसका मतलब ये है कि इससे नेक्स्ट जो प्रोग्राम का आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होगा। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद printf की ही सेकंड स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर रही है प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। ठीक है जी। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है मेन फंक्शन का एंडिंग पॉइंट, ये क्लोजिंग ब्रेसेस। यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो है ये प्रोग्राम की एंड हो जाएगी और इस एग्जीक्यूशन एंड होने के बाद हम आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे कि हमारे पास ये जो आउटपुट है ये गिवन होगा। अब स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस लेक्चर को भी बुक से थॉरली स्टडी कर लेंगे और किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही ये लेक्चर हमारा यहाँ पर ही ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।